साथियों, सबको नमस्कार। आज की कक्षा में अब अध्ययन करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान या जीके के मूलभूत आधारभूत विषय जिनकी प्रतियोगी परीक्षा में अति महत्ता है। उन विषयों में चुनिंदा जो विषय है इतिहास, भूगोल और राजनीति या प्रशासन। दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं विषयों पर आधारित होते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी यही प्रश्न, यही विषय आधारित होते हैं। इन विषयों में जीके में भारत के परिप्रेक्ष्य में आज का विषय अपना इतिहास है और इतिहास के विषय में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं इतिहास के बारे में शुरू से लेकर अंत तक जो भी घटनाएं घटती हैं, इस विषय को कैसे अध्ययन करते हैं, इनके बारे में प्रकाश डालेंगे और इसके प्रारंभिक या सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इतिहास विषय का नाम लेते ही अपने जेहन में ये आता है कि ऐसी प्राचीन पुरानी घटनाएं जिनका अतीत क्या रहा होगा, कैसे बीता, कुछ और छोर पता नहीं चलता। जब हम प्रतियोगिता के लिए पढ़ना चाहते हैं तब यह रहता है कि प्रतियोगिता में इतिहास से संबंधित क्या प्रश्न पूछेंगे। सीधा जैसे इतिहास का नाम लेते ही सिंधु घाटी सभ्यता, आक्रमण, मुगल काल, अंग्रेज आदि प्रश्न विषय उभर के आते हैं। लेकिन जब हम इसका विधिवत अध्ययन करते हैं तो एक प्रतियोगी के लिए यह कठिन हो जाता है कि मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूं, इतिहास कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करूं और कहाँ तक चला जाऊं, जिससे कि मेरा जो प्रतियोगिता में पूछा जाने वाला प्रश्न है वो कवर हो जाएगा। आज मैं इस विषय की प्रारंभिकता, स्टार्टिंग जो इसका प्रारंभ होता है वहां से लेकर अंत तक के विधि क्रम, एक एक क्रम को आपके सामने रखना जा रहा हूं। उम्मीद है ये आपको बड़ी सरलता से समझ आ सकेगा। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास जो विषय है, इस विषय के बारे में सबसे पहले प्राचीन काल में इसका अध्ययन अध्यापन एक दर्शन शास्त्र या एक पौराणिक या वैदिक क्रम में किया जाता था। लेकिन समय के साथ इसको प्रामाणिक रूप से, इसको व्यवस्थित ढंग से अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है और आधुनिक काल में प्रामाणिकता को, वैज्ञानिकता को अधिक महत्व दिया गया है। उसी आधार पर हम इसका अध्ययन अध्यापन कर देंगे। इतिहास विषय को अंग्रेजी में दोस्तों हिस्ट्री कहा जाता है। जैसे इतिहास हिंदी शब्द है और हिस्ट्री इसका अंग्रेजी शब्द। दोस्तों, सबसे पहले हम इतिहास के अर्थ का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में जो हिस्ट्री शब्द बना है ये कैसे आया है उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, आइए दोस्तों, इसमें हिस्ट्री का अर्थ। इतिहास हिंदी शब्द जो है, इसका संधि विच्छेद करें तो उसमें सबसे पहला शब्द आता है इति और दूसरा शब्द आता है हास। इति प्लस हास, इसमें इति क्या अर्थ देता है, अति प्राचीन। हास क्या अर्थ देता है, घटित या घटनाएं। घटित हो गया, बीत चुका, वो घटनाएं हैं। लेकिन इसका अर्थ नीचे दिया है कि मानव जीवन की प्राचीन एवं प्रामाणिक घटनाएं। दोस्तों, इसमें जो बात लिखी गई है उस पर गौर करें तो इसमें एक नया शब्द आया है मानव जीवन और दूसरा शब्द आया प्रामाणिक, जबकि घटनाएं और प्राचीन शब्द तो पहले से आ रहा है। लेकिन आज का जो इतिहास है वो प्रामाणिक घटनाओं को ही मानता है, वो भी किसके क्रियाकलाप, मानव जीवन के। इसका मतलब है कि इतिहास में जो विषय सम्मिलित किया गया है वो केवल मानव जीवन है और मानव जीवन की प्रामाणिक घटनाएं जो बीत चुकी है क्या कहलाएगा दोस्तों, इतिहास कहलाएगा। ठीक है, आगे चले दोस्तों कि इतिहास का
इन प्रामाणिक घटनाओं का विवरण या जो इसका लेखन है वो करने वाला कौन था? अभी अपन ने बात करी प्रामाणिक घटनाएं। प्रामाणिक घटनाएं जो घटी हैं, इन प्रामाणिक घटनाओं को विश्व स्तर पर लिखने वाला प्रथम विद्वान कौन था? उस प्रथम विद्वान को क्या कहेंगे? विश्व में इतिहास का जनक। और विश्व में इतिहास का जनक कौन है दोस्तों? नीचे आंसर आया है, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था दोस्तों? हेरोडोटस ये यूनान का निवासी था, पश्चिमी देशों में निवास करता था। उस समय जो भाषा चलती थी वो भाषा चलती थी दोस्तों लैटिन। तो इसका जो साहित्य है वो लैटिन भाषा में ही लिखा गया है। और वो साहित्य कौन सा है दोस्तों? इसकी जो रचना और इसकी पुस्तक का नाम है दोस्तों हिस्टोरिका। हिस्टोरिका की भाषा लैटिन है। और इसी हिस्टोरिका में प्राचीन कालीन प्रामाणिक यूरेशिया या यूरोप या एशिया के मध्य जो घटनाएं घटी थी उनका प्रामाणिक उल्लेख किया गया है। इसी कारण हेरोडोटस को पहला विश्व ऐतिहासिक माना जाता है, प्रामाणिक। इसी प्रकार भारत के संदर्भ में देखें तो जो घटनाएं प्रामाणिक रूप से किसने लिखी हैं और इस हिस्टोरिका से हमारा जो विषय बना है वो कौन है? जो हमारा शब्द बनता है हिस्टोरिका लैटिन भाषा का शब्द है और इसी से जो विषय बना है उस विषय का नाम है दोस्तों हिस्ट्री। और ये अंग्रेजी शब्द है। प्राचीन काल में यूनान में लैटिन से पूर्व जो भाषा चलती थी वो थी ग्रीक, और ग्रीक भाषा से लैटिन भाषा और लैटिन भाषा से कौन सी भाषा बनी? अंग्रेजी। तो इसी प्रकार हिस्टोरिका जो साहित्य था यही आगे चलकर अंग्रेजी में क्या शब्द बन गया? हिस्ट्री बन गया। तो दोस्तों हमारे इतिहास के लिए जो हिस्ट्री शब्द प्रयोग में लाया जाता है वो हेरोडोटस की रचना के आधार पर ही है। और इसका हिंदी अर्थ अपन ने अभी देख रहे हैं। तो विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस, ये प्रथम बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार भारत में इसी प्रकार की प्रामाणिक रचनाएं लिखने वाला कौन था तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो भारत में इतिहास का जनक किसे कहेंगे? अलग अलग स्तर पर चलेंगे, विश्व स्तर से, भारत स्तर पर, और भारत से हम राजस्थान स्तर पर आएंगे। तो भारत में इतिहास का जनक किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। यस, सही जा रहे हो। मैं पूरा नाम इनके बता रहा हूं। इनका पूरा नाम है दोस्तों, जो भारत में इतिहास के जनक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कहीं कहीं जैसे वेदव्यास लिखा आता सही है, लेकिन एक बार प्रतियोगी परीक्षा में इनका पूरा नाम पूछ लिया गया तो उनको एक बार अपनी निगाह से उतार लें कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ऋषि थे। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना कौन सी थी जिसमें उन्होंने इतिहास के बारे में लिखा? उस पुस्तक का नाम है दोस्तों महाभारत। महाभारत में जो भाषा प्रयोग में लाई गई है उस भाषा का नाम है संस्कृत। और यहां पर बात आती है कि इसमें श्लोक जो है वर्तमान में कितने हैं? तो 1 लाख। इससे आगे चलते हैं। इस महाभारत का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम आता है दोस्तों जय संहिता। भारत भी आया, फिर जय बना और जय संहिता के रूप में लिखी गई, इसलिए इसका मूल नाम जय संहिता कहलाता है। और प्रारंभिक जो कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है उस पुस्तक में कितने श्लोक हैं? तो दोस्तों 8800 श्लोक। जबकि वर्तमान में कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख श्लोक। इसका मतलब है कि इन वेदव्यास जी के जो अनुचर थे, अनुयायी थे, उन अनुयायियों ने इनमें विषयगत सामग्री शामिल करके। आगे चलते हैं कि हमारे भारत में इस तरह की श्रृंखला ऐतिहासिक रूप से राजस्थान में लिखने वाला कौन हुआ है? वो राजस्थान में इतिहास का जनक कहलाएगा। बड़ी खुशी की बात है, बहुत सारे लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दिया। राजस्थान में इतिहास का जनक तो सबको याद। हाँ, उपनाम भी आपको पता है, मैं बता देता हूं। राजस्थान में इतिहास का जनक किसे माना जाता है? जो कि एक अंग्रेज अफसर हैं
और हमारे राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट पर नियुक्त किया था, और उस व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है दोस्तों, इसको उपनाम जो प्रसिद्ध है वो है घोड़े वाला बाबा। क्यों दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्त किया था, और इसने राजपूताना में रहकर घोड़े पर बैठकर हमारे जो सांस्कृतिक साहित्य और संस्कृति के जो साक्ष्य थे उनको इकट्ठा किया। प्रामाणिक जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करके अपने स्वदेश ले गया, और वहां पर जाकर इसने अपना जो है एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, और उस पुस्तक का नाम सबको पता है दोस्तों, क्या है? उस पुस्तक का नाम थोड़ा सा अंग्रेजी में है, अटपटा सा है। देखो दोस्तों, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, पूरा नाम द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान है। ये जो पुस्तक उसने लिखी है ये राजपूताना को दर्शाती है दोस्तों, और राजपूताना को प्रामाणिक रूप से बताई जाती है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है दोस्तों अंग्रेजी। अंग्रेजी विद्वान था, सामान्य सी बात है, अंग्रेजी में लिखेगा। आगे चलते हैं कि इस राजस्थान की जो ऐतिहासिक विवरण इसने प्रस्तुत किया, ये राजस्थान के लिए फिट है कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं, इसलिए इसको प्रसिद्ध करने के लिए एक हमारे राजस्थान के ही इतिहासकार हैं, उसने इनका हिंदी अनुवाद किया है। और वो हिंदी अनुवाद करने वाला कौन है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और ये जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा रचित पुस्तक है, ये यहाँ पर रहते हुए एक जैन मुनि का आदर करता था, और उसी को ये समर्पित करके लिखी गई है। और ये हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई पुस्तक किसको समर्पित थी? तो उसमें लिखा है दोस्तों कौन सा? जैन मुनि या जैन यति कह दो, और उसका नाम है दोस्तों ज्ञानचंद। जैन मुनि ज्ञानचंद को समर्पित की गई है। ये हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है। आगे चले दोस्तों, ये हमारे इतिहास से संबंधित बात थी कि 3 स्तर पर, विश्व स्तर पर प्रामाणिक इतिहास लेखक हेरोडोटस, भारत स्तर पर इतिहास का लेखक महर्षि वेदव्यास, और राजस्थान स्तर पर जो प्रामाणिक लेखन करने वाला इतिहास का वो है कर्नल जेम्स टोड। ये इतिहास को प्रामाणिकता सिद्ध करने के अग्रगामी या अग्रपंक्ति के इतिहासकार हैं। आगे चलते हैं इस इतिहास के संबंध में कि इस इतिहास कहां से कहां तक मैं लेके चलूं। अब बात आती है मुद्दे की कि आपका कोई प्रतियोगी परीक्षा में कोई विषय आ रहा है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो विषय इतिहास में कहां पर है, कितना आगे है, कितना पीछे है, किस समय का है, उस पर मंथन होगा इस अगले वाले बिंदु में। और वो बिंदु कौन सा है दोस्तों? इतिहास का कालक्रम। और इतिहास का कालक्रम का मतलब इतिहास भी कालक्रम पर आधारित है, बिल्कुल आधारित है दोस्तों। इतिहास में कालक्रम के बिना प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाते हैं। और कालक्रम में का आधार यह है कि किसकी घटनाएं हैं? मानव की। इस धरती पर इस मानव के आगमन से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, ये सत्य है। और इस इतिहास मानव से लेकर कहां तक लेके चलूं कि ये इतिहास समाप्त कहां होगा या कहां तक चलता है, तो ये आज मैं कह दूं, आज 2020 में आप लोग बैठे हैं। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की घटनाएं क्या बन जाएगी दोस्तों? इतिहास कहलाएगी। इसका मतलब है कि मानव जीवन की जो भी प्रामाणिक घटनाएं होती गई आज तक, वो सब किस में लिखा है? इतिहास में लिखा है। इसी कालक्रम को व्यवस्थित ढंग से आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। वो कौन सा है दोस्तों? कि सबसे पहले इस कालक्रम पर प्रकाश डालने वाला
जो विद्वान हुआ है जिसने इसको प्रामाणिकता और कैलेंडर स्थापित किया है उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि इसमें जो मानव की घटनाएं आती है तो मानव कब आया। यह भूगोल या भूगोलवेताओं का या नृतत्व शास्त्रियों का मूलभूत विषय है। नृतत्व शास्त्री या भूगोलवेता ये मानते हैं कि पृथ्वी पर मानव या स्तनधारी जिसमें हाथी घोड़ा आदि आ जाते हैं, ऐसे जीवों का उद्भव किस काल में हुआ है दोस्तों? उस काल का नाम है प्रतिनूतन काल। यहां से इतिहास में प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं कि मानव का उद्भव कौन से काल में हुआ? प्रतिनूतन काल। यह भूगोल वेताओं के अनुसार कालक्रम का वर्णन है। धरती बनी, ठंडी हुई, परतें बने, एक कोशिकीय जीव बने, ये सारे बात विषय अलग हैं। हम केवल जो केंद्रित करेंगे वो केवल मनुष्य हैं, और मनुष्य में जो घटनाएं प्रामाणिकता हमें सिद्ध होती है वो इतिहास में लिख देते हैं। चले आगे दोस्तों। नृतत्व शास्त्रियों के अनुसार प्रथम मानव किसे माना जाता है? होमो सेपियंस को माना जाता है। हालांकि इसी प्रजाति के बहुत सारे मनुष्यों की हड्डियां मिली हैं, बहुत सारे मनुष्य के कंकाल ऐसे मिलते हैं जो मनुष्य के समकक्ष थे, या वो दोनों टांगों से नहीं चल पाते थे, या वो चारों हाथ पैरों से चलते थे, या खड़ा होने का प्रयास करते थे, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दोनों पैरों पर चलने का प्रयास करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला पहला मानव है होमो सेपियंस। इसी कारण आज हमें साइंस, विज्ञान हमें ह्यूमन कहता है। आगे इसे हिंदी में प्रज्ञा मानव भी कहते हैं, जिसने कि पहली बार अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। अब ये मानव जब से इस धरती पर उद्भव या उद्भित हुआ, इसी के वंशज हम ह्यूमन हैं, और आज का समय कितना चल गया? 2020 तक का। इसका मतलब यह है कि हम किसकी संतान है? इस होमो सेपियंस की संतानें हैं। अब ये कहां से आया है? इसकी घटनाएं जैसे पढ़ते चलेंगे ये हमारा इतिहास का क्या हो जाएगा दोस्तों? कालक्रम हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब आपके जो प्रतियोगिता के जो प्रश्न है वो इन्हीं में है। आगे बात करते हैं कि ये कौन कौन से विषय आते हैं या इसका जो विकास कैसे होता गया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस मानव की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए जिस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं उस कैलेंडर का नाम है दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर, और उस कैलेंडर का दूसरा नाम सामान्य रूप से जो हम कहते हैं वो है अंग्रेजी कैलेंडर। इस कैलेंडर का निर्माता कौन था? इस कैलेंडर का निर्माता एक ईसाई पादरी था। इस ईसाई पादरी ने इस कैलेंडर का निर्माण किया, और ये ईसाई पादरी जो था वो इसका इष्ट या देवता जो थे वो कौन थे? ईसा मसीह थे, और ईसा मसीह को आधार मानकर उसने इस कैलेंडर की शुरुआत की। ईसा मसीह को आधार क्या माना? कि ईसा का जिस दिन या जिस समय अंतराल में जन्म हुआ है वो उसका आधार या बैलेंस बिंदु है। लेकिन ईसा से पहले भी घटनाएं हुई हैं और ईसा के बाद भी घटनाएं हुई हैं। तो विश्व में जो ऐतिहासिक घटनाओं का संकलन, विवरण, प्रस्तुतिकरण, जानकारी जो भी की जाती है वो इसी कैलेंडर से की जाती है। आगे बात करते हैं। इस कैलेंडर को आधार ईसा का जन्म मान लिया गया। अब इस कैलेंडर में कैसे अध्ययन करते हैं ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने वाला ईसाई पादरी था, इसका मतलब आधार बिंदु क्या है? ईसा मसीह होंगे। अब उसके बाद जो वर्णन आता है एक विधिवत ढंग से आप पढ़ेंगे। विश्व में समस्त इतिहास की गणना इसी कैलेंडर से होती है, स्पष्ट बात है। अब ये कैलेंडर कैसे चलता है, ये जो चलने का क्रम है इस पर आप फोकस करना। ये मैंने मानव के उद्भव से लेकर आज तक की घटनाओं का जिक्र किया है। इसमें बीच में जो रेखा आई है ये ईसा के जन्म को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि ईसा के से पहले भी इतिहास था और ईसा के बाद का इतिहास भी है। आगे चले। ईसा के जन्म के बाद आज कितने वर्ष हो गए? 2020 मनाते हैं। तो ईसा से पहले
कहां से बात करेंगे? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी है कि ईसा से पहले की जो घटनाएं हैं वहां मानव के उद्भव से लेके आएंगे, और मानव का उद्भव इस धरती पर जो हुआ है वहां से लेकर यहां तक की घटनाएं सारी क्या कहलाएगी दोस्तों? इतिहास हो जाएगा। सिंपल सी बात। ग्रेगोरियन कैलेंडर का मूल आधार ईसा का जन्म है। ईसा के जन्म से लेकर आज 2020 तक की गणनाएं अलग काल से होती हैं, और ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं अलग काल से अलग रूप से होती हैं। लेकिन मानव के उद्भव से लेकर आज यहां तक की सारी घटनाएं अगर बनती है तो क्या कहलाएगी? इतिहास कहलाएगी। ये सामान्य सी बात है। एक और बात, इतिहास पर हम अध्ययन या प्रकाश डालना चाहते हैं, इससे पहले इसको कैसे पढ़ा जाता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये कैलेंडर कैसे चलता है। जब भी आपकी पुस्तक है या कोई नोट्स हैं उसमें तिथि या उससे संवत या कुछ लिखा आता है, उसके आगे भी कुछ शब्द लिखे होते हैं। उस शब्दों पर ध्यान देने वाली बात है और वही आपको उस विषय तक ले जाती हैं। जैसे इस कैलेंडर में ईसा का जन्म और ईसा के जन्म के पहले की और ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वापस वही कैलेंडर आ गया। ईसा के जन्म से पहले मानव का उद्भव जो हुआ है वो 25 लाख ईसा पूर्व में हुआ है, और इसके बाद जो आज का समय है वो कहां तक है? 2020 तक है। जब आप बात आती है ईसा से पहले और इसका बाद, इसका अध्ययन हम किस रूप में करें? तो इसका अध्ययन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ईसा से पहले की घटनाएं क्या लिखी जाती हैं। वो दोस्तों ईसा पूर्व, जैसे कभी घटनाएं ईसा को आधारित करके लिखी गई हैं। अगर इससे पहले की कोई घटना होगी तो हम कहेंगे ईसा से पहले। शॉर्ट में जैसे मैं लिख रहा हूं ईसा पूर्व, अंग्रेजी में इसे कहूंगा बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। अगर ईसा पूर्व या बीसी लिखा हुआ है तो बिल्कुल आपका ध्यान आकर्षित हो जाना चाहिए कि ईसा से पहले की घटना। अगर ईसा के बाद की जो घटनाएं हैं अगर उसमें लिखा जाता है, 3 शब्दावली मूल रूप से आती है। एक तो आएगी शब्द ईस्वी, या शब्द आता है सन, या तीसरा एक अंग्रेजी में शॉर्ट अक्षर आते हैं उसका नाम है एनो डोमेनी। दोस्तों एडी, ये कहीं ईसी सन या एडी लिखा है तो ये समझ जाना कि ईसा के बाद की घटना है। एनो डोमेनी ईसा के जन्म से, न कि आफ्टर डेट होता है दोस्तों। एनो डोमेनी ईसा के जन्म से है। ईसा के जन्म के बाद की जो सारी घटनाएं हैं वो आज तक जो पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है? 2020 तक। और यहां पर एक और सामान्य रूप से ध्यान रखना कि ईसा के जन्म के बाद सारी घटनाएं धनात्मक होगी। और धनात्मक कैसे? कि 2019 के बाद 20 आया और 20 के बाद कौन सा आएगा? 2021 आएगा। इसका मतलब ये ईसा के जन्म के बाद ही सारी घटनाएं प्लस में। लेकिन कभी कभी जैसे मान लो घटना पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मानव के उद्भव से यहां से लेके आ रहे हैं, तो ये घटनाएं कैसे आएगी? ये ऋणात्मक या माइनस में आएगी। कैसे? देखते हैं कि जैसे यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम था कि 2500 साल पहले आई, और उसके बाद जो है यहां पर मौर्य काल आया तो वो 300 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 300 यहां पर है, 2500 पहले, तो 2500 से ऋणात्मक होकर हम कहां तक पहुंच गए? 300 ईस्वी तक। ऐसे ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक कहां तक आएगा? जहां तक अपना आधार है ईसा का जन्म, यहां तक सारी घटनाएं माइनस में आएगी। बस इस कैलेंडर में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मानव का इतिहास, मानव के उद्भव से लेकर 2020 तक जो आज से पहले बीत गया, लेकिन इसमें घटनाएं प्रामाणिक रूप से लिखी जाती हैं। उनका अध्ययन, अध्यापन, संकलन जो किया जाता है उस कैलेंडर का आधार ग्रेगोरियन है, और उस अंग्रेजी कैलेंडर में आधार ईसा का जन्म है। इससे पहले ईसा पूर्व और इसके बाद ईस्वी लिखा जाता है।
इतना पक्का ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब मैं मानव के उद्भव से लेकर एक एक घटनाएं क्रमिक रूप से आपके समक्ष लेके आ रहा हूं, जो ही आपके प्रतियोगी परीक्षा के मूलभूत विषय हैं। इतिहास मेन आधार है, लेकिन उसमें किस टॉपिक से आपका वर्णन आता है उस पर प्रकाश डाले जा रहा हूं। और वो टॉपिक क्या होगा कि सबसे पहले जैसे मान लें बात करूं, मानव के उद्भव के बाद जो काल आता है वो काल कौन सा है? पाषाण काल। सबसे पहले जिस मानव के बारे में जानकारी प्रामाणिक रूप से मिलती है वो काल कौन सा है दोस्तों? पाषाण काल। और ये पाषाण काल जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा कि पहला मानव होमो सेपियंस था, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सबसे पहले अपनी सुरक्षा करी, और सुरक्षा के लिए या अपने जीवन यापन के लिए जो भी प्रमाण छोड़े हैं यहाँ पर, वो कौन से थे? पत्थर के उपकरण उसने काम में लाए। वो विलुप्त हो गया या स्थान छोड़ दिया, लेकिन वहां पर जहां निवास करता था, गुफाएं कंदराएं जहां पर भी निवास करता था, वहां से पुरातत्व वेताओं को उनके उपयोग में लाए गए उपकरण प्राप्त हुए, और वो पत्थर के थे मात्र। इसके अलावा और कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं होने के कारण उन काल को कहते हैं दोस्तों पाषाण काल, स्टोन एज। अब मानव के उद्भव से लेकर कब तक इसको स्टोन एज कहते हैं? ये दोस्तों जब तक विश्व में मानव को किसी पहली धातु की जानकारी नहीं हो गई, और पहली धातु जो मनुष्य को ज्ञात हुई, और वो धातु है दोस्तों कौन सी? तांबा। कौन सी थी? सही उत्तर दे रहे हो, तांबा थी। और तांबे का उपयोग भी उस मनुष्य ने अपने पत्थर के उपकरणों के साथ ही करता चला गया, और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग भी कर रहा है, और तांबे के भी औजार बर्तन उपयोग में कर रहा है। तो दोस्तों स्वाभाविक रूप से है कि वो उस धातु का काल बदल जाएगा और उस सभ्यता का नाम बदल जाएगा। कौन सी आएगी दोस्तों? देखो ध्यान से। अब मैं आपको कैलेंडर के बढ़ते हुए क्रम में बताता हूं कि ये जो दूसरा काल आ जाएगा वो आएगा ताम्र पाषाण काल। यहां देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का काल पाषाण काल है, जहां पर मात्र उसकी जानकारी का आधार पाषाण है, पत्थर के अलावा और कोई इसकी जानकारी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मनुष्य को सबसे पहली जो धातु ज्ञात हुई वो कौन सी थी? तांबा। और तांबे की जानकारी कब हुई? 4000 ईसा पूर्व में, ईसा से 4000 साल पहले। तो इसका मतलब है कि मनुष्य का सबसे सर्वाधिक लंबा समय कौन सा बीता? तो आपको एक ही आधार रखना, वो है पाषाण काल, क्योंकि 25 लाख से 4000 तक आ गया, सबसे लंबा समय गुजरा है। आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। आगे चलते हैं कि इस पाषाण काल या ताम्र पाषाण के बाद जो व्यवस्था बनी वो कौन सी सभ्यता थी जो इसमें बदलाव ला दिया? ये ताम्र पाषाण काल जो चलता रहा दोस्तों, उसका समय है 2500 ईसा पूर्व तक। इसका मतलब है कि ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं जो भारत और राजस्थान के केंद्रित करती हैं, यहां से प्रतियोगी परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं, आगे अपन इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे कि ताम्र पाषाणिक जो भारतीय स्तर की जो सभ्यताएं थी और जो राजस्थान में भी महत्व स्थान रखती हैं, वहां से राजस्थान की सभ्यताएं और भारत की सभ्यताएं पूछी जाती हैं। अगला सभ्यता का क्रम तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है दोस्तों धात्विक दृष्टि से जो बदलाव हुआ है वो ध्यान देना, क्योंकि सभ्यता आगे आ रही है लेकिन कैसे आ रही है, उन लोगों की जानकारी का मूल आधार क्या है वो देखते हैं। इस सभ्यता का पहला आधार क्या था? पाषाण। दूसरा, इस दूसरी सभ्यता का मूल आधार क्या है? तांबा और पाषाण के उपकरण, इसलिए नाम क्या हो गया? ताम्र पाषाण। लेकिन अब जो तीसरी सभ्यता जो आ रही है आपके सामने, क्या बदलाव लेके आ रही है देखना। मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहली जो धातु थी वो कौन सी थी? तांबा। लेकिन तांबे के इन लोगों ने क्या बनाए थे? उपकरण भी बनाए और बर्तन भी बनाए। लेकिन तांबा जो धातु है वो प्योरली बहुत मुलायम होता है, उसमें कठोरता लाने के लिए इन लोगों ने क्या मिलाना सीख लिया? टीन। और टीन मिलाने से इन दोनों से क्या बन गया? जो नई धातु बनी उसका नाम है दोस्तों कांसा।
और कांसे के भी बर्तन और औजार बनाने वाली धात्विक दृष्टि से जो सभ्यता आएगी वो होगी दोस्तों कांस्य युगीन। और कांस्य युगीन जो सभ्यता आएगी वो कौन सी होगी दोस्तों? वो दोस्तों सभ्यता कहलाएगी कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व से लगभग शुरू होती है और कहां तक चलती है? 1500 बीसी तक चलती है। दोस्तों जैसे मैं समय का जो वर्गीकरण या विभाजन कर रहे हैं, एक सामान्य समय लेके चल रहे हैं। अभी इतिहास में हम सामान्य ओरा या कालक्रम का वर्णन करेंगे, फिर जब जिस सभ्यता को हम विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी पर जाने का भी प्रयास करेंगे कि इसका वास्तविक समय क्या है, किस विद्वानों ने इसका समय का अंतराल क्या बताया है। तो इस समय आपको याद रखना केवल सामान्य समय। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय इतिहास की दृष्टिकोण से समय जो बताया गया है वो कौन सा है दोस्तों? 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक। आगे चले, धात्विक दृष्टि से जो बदलाव होगा वो सभ्यता में भी देखने को मिला और उसका आधार भी बनता है। तो उसमें कौन सा आधार आएगा? तो अगली सभ्यता, जैसे मान लो कि आपको कह दिया कांसे, कांसे के बाद जो नई धातु आती है वो आएगी दोस्तों लोहा। लोह युगीन सभ्यता कहलाती है। तो लोह युगीन जो सभ्यता आएगी वो सभ्यता इसके बाद विकसित होती है और भारत में वो सभ्यता किस और बढ़ी, कैसे बढ़ी, उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करूंगा। लेकिन वो सभ्यता का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता कैसे आई, कब आई? इसका समय है दोस्तों 1500 से लेकर 600 बीसी तक। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना कि आप जो समय बता रहे हैं सर, किस क्षेत्र को इंडिकेट करता है, किस सभ्यता को ज्यादा प्रभावित करता है। तो मैं आपको एक सामान्य रूप से बताना चाहता हूं कि ये जैसे हमारा भारत का मानचित्र है, इस भारत के मानचित्र में सबसे पहले जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करी, इससे पहले की जो सभ्यताएं थी वो बिखरी हुई थी, लेकिन विस्तृत स्तर पर जो पहली जो सभ्यता मानी जाती है वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। एक बात और है, जितने भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जो सामान्य स्तर की, उसमें इतिहास में भी सामान्य समय ही पूछा जाता है, सामान्य विषय ही पूछे जाते हैं। आपका बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पहला बिंदु, पहला विषय सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आता है वैदिक सभ्यता। लेकिन क्या इन सिंधु सभ्यता से पहले कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं है? है, लेकिन वो उच्च स्तरीय जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है। इसी क्रम में वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता कहाँ कैसे विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता जो वर्तमान पाकिस्तान में बहती थी, इस क्षेत्र में विकसित हुई। समय अंतराल के साथ ये पलायन करके ये कुछ लोग भारत में आए और कुछ लोग मध्य एशिया की तरफ चले गए। इस प्रकार भारत में आकर यहाँ पर बसने वाले आर्यावर्त क्षेत्र में ये वैदिक सभ्यता के लोग धीरे धीरे उन्होंने विकास करके पूरे आर्यावर्त या पूरे उत्तरी भारत में विकास कर लिया। जब ये लोग इधर की क्षेत्र में, पूरी क्षेत्र में पहुंचे, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, तब इनको सबसे पहले जिस धातु की जानकारी हुई वो कौन सा था? लोहा। अभी भी वर्तमान में यहीं पर प्रचुर है। आगे चले तो लोह युगीन सभ्यता जो बाद आई वो कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के बाद भारत में एकीकरण, प्रशासनिक या राजनीतिक रूप से एकीकरण होता गया। अब वो प्रशासनिक रूप से उसका वर्णन नाम आता है क्योंकि वैदिक सभ्यता में जन जो राजनीतिक इकाई थी, जन से जनपद बने और जनपद से जो इकट्ठा होकर जो संघ या राज्यों का निर्माण हो रहे थे वो कहलाए दोस्तों महाजनपद। तो वो कालक्रम या राजस्थान या राजस्थानी पूरे भारतीय संघ के लिए जो व्यवस्था बनी वो कौन सी थी? महाजनपद काल। और महाजनपद काल का जो समय है वो आता है दोस्तों 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। बढ़ते हुए क्रम में थोड़ा सा एक और जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय महाजनपद काल में ये राजनीतिक रूप से विकास हो रहा था। तब धार्मिक रूप से क्या हो रहा था? दोनों स्तर से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रशासनिक रूप से जो जनपद थे वो महाजनपद बन गए
और महाजनपदों की संख्या 16 होगी। और उसमें से सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध ने धीरे धीरे दूसरे जो महाजनपदों को अपने में विलय किया और आगे चलकर जो भारत का पहला साम्राज्य बनता है वो आगे का राज्य व्यवस्था आ जाती है। तो इस समय जब महाजनपद काल विकसित हो रहा था तब धार्मिक दृष्टि से इस समय दो नए धर्मों का भी उद्भव हो रहा था, विकास हो रहा था। और वो धर्म कौन से थे? एक आता है जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का वर्णन भी इसी काल में हम करते हैं। आगे चलें। महाजनपद काल के बाद जब मगध का उत्कर्ष समाप्त हुआ तो ये भारतवर्ष बन गया और भारतवर्ष का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला सम्राट था। इस कारण अगला जो युग शुरू होगा वो कौन सा है दोस्तों? मौर्य काल। और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसका पुत्र अशोक, ऐसे करके जो वंशानुगत जो काल आता है वो कहलाता है कौन सा? मौर्य काल, मौर्य युग। इस मौर्य युग के पश्चात जो थोड़ा सा प्रशासनिक रूप से शिथिलता दिखाई दी, विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया। और विदेशियों के आक्रमण आ जाने से हमारे भारत में राजनीतिक बदलाव हुए और उन बदलाव के आधार पर उन जो राजवंश विकसित हुए उनका भी वर्णन करते हैं। ये मौर्य काल का जो समय लिखा गया है सामान्य समय है और वास्तविक समय जब इसकी डिटेल अपन पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आगे चले कि मौर्य काल के पश्चात जो भारतवर्ष में जो विकसित छोटे छोटे 4 राज्य थे, और 4 राज्य कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ विकसित हुए, उनके पहले मैं नाम बता देता हूं, फिर उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। मौर्य काल से लेकर मैं अब ईसा के इधर जा रहा हूं। मौर्य काल का समय यहां समाप्त हो जाता है और यहां से लेकर मैंने ईसा के आधारभूत रेखा को लांघकर मैं इधर बढ़ चुका हूं। और अब इसमें जो तारीख वर्ष बदल जाएगा कि यहां पर पहले मैं बीसी लिखता था, अब जो यहां पर शब्द क्या लिखता? एडी, एनो डोमेनी, ईस्वी या सन। इसका मतलब है ईसा के बाद अब यहां पर पहले माइनस में व्यवस्था आ रही थी कालक्रम, और यहां से अब प्लस में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इसी बीच 300 साल यहां से हैं और 150 साल यहां पर हैं, तो इसका मतलब टोटल समय कितना हो रहा है? 450 साल। यहां इस काल में भारत में जो 4 राज्य स्थापित हुए हैं उनका नाम आएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि भारत राजनीतिक रूप से एकीकृत होकर ये मौर्य साम्राज्य का पूरा साम्राज्य था लगभग ये, लेकिन मौर्य वंश का पतन जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया और उसका साम्राज्य यहां बना। तो ये कौन सा हो गया? शुंग युग, शुंग साम्राज्य। इसी तरह दक्षिण में जो साम्राज्य विकसित हुआ वो भी ब्राह्मण साम्राज्य है, वो है सातवाहन साम्राज्य। इस कमजोर स्थिति में विदेश से आकर जो साम्राज्य स्थापित करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? शक लोग, जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में या गुजरात और राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में इतने साम्राज्य की स्थापनाएं कर ली थी। लेकिन इसके पश्चात जो बाहर से आने वाला एक दूसरी जाति के जो राजवंश के लोग थे वो कौन थे दोस्तों? कुषाण। और कुषाणों में शक्तिशाली राजा कनिष्क हुआ और कुषाणों का साम्राज्य धीरे धीरे पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। सबसे शक्तिशाली और अंतिम कौन थे विदेशियों में? कुषाण थे। और कुषाणों का साम्राज्य कब तक चला? 300 एडी तक। अब मैं इनको व्यवस्थित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि इस मौर्य काल से लेकर यहां पर 300 ईस्वी तक जो साम्राज्य स्थापित हुए वो कौन कौन थे? ये 4 साम्राज्य जो आपके सामने आए थे, शुंग, सातवाहन, शक और कुषाण। अब इनके जो साम्राज्य हैं इनकी स्थापना और इनके विकास काल को मैंने आपको बताया। इसका एक उपनाम और है, मौर्य वंश के पश्चात ये काल आता है, इसलिए इसे एक काल और देते हैं, मौर्योत्तर काल या मौर्योत्तर युग। सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से थोड़े कम प्रश्न पूछते हैं, लेकिन बड़े उच्च स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इनकी बारीकियां, उनके कलात्मक और धार्मिक विकास के बारे में प्रश्न अवश्य पूछते हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं।
अब ईसा के जन्म के बाद की सारी घटनाएं हैं वो धनात्मक होगी। अगला जो युग आता है वो भारत के लिए गर्वित करने वाला युग है, गुप्त काल। गुप्त काल को भारत में क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण युग या सोने की चिड़िया का काल भी कहा जाता है। कुषाणों की शक्ति कमजोर हो जाने के बाद इस गुप्त साम्राज्य का पहला संस्थापक, जिसका नाम था दोस्तों श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त ने कुषाणों से स्वतंत्र होकर अपने एक स्वतंत्र साम्राज्य की नींव डाली। और वो राजवंश और उसके उत्तराधिकारी इतने सामर्थ्यशाली थे, व्यक्तित्व के धनी थे कि उन्होंने अपने इस भारतवर्ष को पूरे विश्व का गुरु बना दिया और स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता। इसका समय जो है दोस्तों कब तक माना गया है? इस स्वर्ण युग का समय 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक सामान्य रूप से माना गया। गुप्त काल में हर तरह की साहित्य, कला, भाषा, विज्ञान, ज्योतिष, हर तरह की उन्नति का काल था। प्रशासनिक रूप से भी उन्नति का काल था। इसी कारण इसे चरमोत्कर्ष काल, स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे चलें कि गुप्तों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर क्या राजनीतिक व्यवस्था बनी, उस काल को हम गुप्तोत्तर काल भी कह सकते हैं। या भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसे बनी, एक सामान्य चित्र के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि इस तरह से आप दृष्टि डालेंगे तो हमारा साम्राज्य का विकास कैसे हुआ। श्रीगुप्त के द्वारा इधर साम्राज्य की स्थापना की, गुप्त शासन बना, लेकिन उस गुप्तों के शासन की ओर को उनको साम्राज्य को संभालने वाला कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होने और भारत का कोई एक चक्रवर्ती सम्राट नहीं होने के कारण यहाँ से हमारी राजनीतिक व्यवस्था पुनः लड़खड़ा जाती है। पूर्वी भारत में इस क्षेत्र को लें तो इस क्षेत्र में अलग राज्य व्यवस्था है और इस पश्चिमी भारत की तरफ अलग राज्य व्यवस्था है। दोनों का लगभग उद्भव या प्रादुर्भाव का समय है। प्रारंभ में इधर जो है थानेश्वर को केंद्र मानकर जो एक पुष्यभूति ने एक साम्राज्य की स्थापना की है, उस पुष्यभूति वंश या उसे वर्धन वंश भी कहते हैं। इस पुष्यभूति वंश में जो शक्तिशाली शासक हुआ उसकी चर्चा भी इतिहास में बहुत बार पूछी जाती है और वो शासक है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का साम्राज्य जो है लगभग, या इस हर्षवंश का जो शासक जो है समय 700 या 750 ईस्वी तक मान लिया। लेकिन इस समय जब हर्ष का शासन चल रहा था, वर्धन वंश विकसित था, इस समय पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो काल चलता है दोस्तों वो राजपूत काल या राजपूतों का उद्भव का समय था। वो अपनी संगठित शक्ति के द्वारा राज्य स्थापना के दौर में लगे थे और उनमें राजपूतों में जो पहला जो राजपूत वंश आता है वो आता है दोस्तों प्रतिहार, और प्रतिहारों का केंद्र मंडोर को लेकर विकास काल हुआ। तो इस समय को इधर राजपूतों की शक्ति और इधर वर्धन वंश की शक्तियों का तुलनात्मक रूप से उभार हो रहा था। इसी कारण 600 से लेकर 750 ईस्वी तक के समय को गुप्तोत्तर काल या वर्धन काल माना जाता है दोस्तों, 600 से लेकर 750 तक। और अब जो बात आती है कि वर्धन वंश का हर्षवर्धन के समय सर्वाधिक विस्तार था, उसके बाद उसका पतन हो जाता है और वो केंद्र अपना राजधानी कन्नौज को स्थापित कर लेता है। लेकिन कन्नौज को लेकर अब जो त्रिकोणीय संघर्ष होंगे और जो राजनीतिक व्यवस्था बनेगी उसमें शक्तिशाली बनते हैं दोस्तों राजपूत, और राजपूतों का उदय भी हो चुका है और वो राजपूत अब उत्तरी भारत में हावी हो चुके हैं। इसलिए हमारे इतिहासकारों ने उनके साक्ष्यों के आधार पर जो है प्रामाणिक रूप से 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक के समय को क्या नाम दिया है दोस्तों? राजपूत काल के नाम से घोषित। राजपूतों में भी 4 वंश, प्रतिहार और चौहान जो राजस्थान के केंद्र थे। लेकिन जो चालुक्य और ये जो क्षेत्र थे, राजपूत जो वंश थे, वो गुजरात और मध्य प्रदेश, परमार जो मध्य प्रदेश की ओर चले गए थे, उनका जिक्र अपने भारत और राजस्थान के इतिहास में थोड़ा कम पूछा जाता है। लेकिन शक्तिशाली भारतीय स्तर पर प्रतिहार हुए और चौहान हुए,
और यहाँ पर 1200 ईस्वी के आसपास की चर्चा करूं तो यहाँ पर जो 1200 ईस्वी में भारत का चक्रवर्ती या प्रतापी शासक या दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन करने वाला, केंद्र बनाकर शासन करने वाला कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज जो चौहान था, उस पृथ्वीराज चौहान की राजधानी तो अजमेर थी, लेकिन दिल्ली और ये वाला क्षेत्र भी उसके अधीनस्थ था। दिल्ली दूसरी राजधानी थी। इस समय विदेशी आक्रमण भी शुरू हो चुके थे। विदेशी आक्रमण का एक ही आधार था, धन प्राप्ति। साम्राज्य स्थापना नहीं था। धन प्राप्ति के लिए मोहम्मद गजनवी और उसी का अनुयायी आगे चलकर मोहम्मद गोरी भी आए। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो ऐतिहासिक युद्ध है दोस्तों, वो कब है? दो युद्ध प्रसिद्ध है। एक तो है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा गया, और तराइन का दूसरा युद्ध है 1192 में लड़ा गया। मैंने 1200 ईस्वी लिखा है, मैंने कहा सामान्य समय अभी इंडिकेट कर रहा हूं। इसे इंडिकेशन से समझ जाए कि लगभग एरा जो है इसका क्या रहा है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता, और मोहम्मद गोरी जीतने के पश्चात भारतीय राजनीति का जो व्यवस्था के रूप में व्यवस्थापक वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर चला गया, और भारत का प्रशासक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गोरी जो है अपने गजनी प्रदेश चला गया। यहां कुतुबुद्दीन ऐबक से अपने भारत में इस्लामी साम्राज्य की शुरुआत होती है, और ये जो मुस्लिम जो लोग थे प्रारंभ में इनके गुलाम थे तो वंश गुलाम बना, लेकिन आगे जितने भी वंश होंगे वो सारे जो राजा शासक हुए हैं अपने आप को सुल्तान कहते थे, सुल्तान मानते थे। पहला सुल्तान कहने वाला अपने को मोहम्मद गजनवी था। बाद में भारत में जितने भी राजा हुए वो भी अपने आप को सुल्तान कहते थे। एक दूसरा, इनकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों प्राय दिल्ली, इसलिए भारतीय इतिहास में अगला जो कहलाएगा वो कहलाएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल। सल्तनत काल को हम दिल्ली सल्तनत का काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि राजधानी दिल्ली। अंतिम समय जैसे मान लो 1526 ईस्वी लिखा, या एक्यूरेसी है क्योंकि लगभग सभी को पता है कि ऐतिहासिक युद्ध हुआ। सल्तनत काल के बारे में बात करूं तो यहां पर दिल्ली के इस समय तक 5 राजवंश शासित हो चुके थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है तो गुलाम वंश, उसके बाद शुरू होता है तो खिलजी वंश, उसके बाद शुरू होता है तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश होते हैं। इन 5 राजवंशों में पहला कुतुबुद्दीन से शुरू होने वाला गुलाम वंश, दूसरा वंश है खिलजी वंश, तीसरा वंश आता है तुगलक वंश, और चौथा वंश आता है सैयद वंश, और अंतिम जो वंश था वो है लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी का युद्ध जो 1526 में लड़ा गया वो भी लड़ने वाला एक अगला मुसलमान था जिसका नाम था बाबर, और इन दोनों का जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम है दोस्तों कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की, क्योंकि इसके पास आधुनिक हथियार गोला बारूद थे, और इसने आकर जो इब्राहिम लोधी था, जो अयोग्य शासक था लोधी वंश का या सल्तनत काल का अयोग्य शासक था, इसका पतन करके अब दिल्ली और आगरा पर जो काबिज हो जाता है वो कौन है? बाबर। और बाबर के पश्चात जो आगे उत्तराधिकारियों ने क्रमशः शासन किया है उन शासन को आधार मानकर इस वंश को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? मुगल वंश। और मुगल वंश जो है कब तक चलेगा? प्रारंभ तो आपने बता दिया 1526, लेकिन
सामान्य रूप से जो इतिहास में गणना है वो 5 शासकों के बारे में करते हैं। बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का उत्तराधिकारी जो काफी शैतान था उसका नाम है औरंगजेब। इन 6 शासकों तक ही विवरण पढ़ा जाता है। लेकिन जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन वो प्रशासनिक रूप से मजबूत ना हो, लेकिन वंश काबिज था। इन वंश की जो पतन होगा वो अंग्रेजों के समय होता है और वो होता है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय, और ये वंश जो पूर्णतः चलता है 1857 तक। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून ले गए और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। और पूर्णतः आगे का जो काल आता है वो ब्रिटिश अधिकारियों का काल आता है। उसे अंग्रेजों का आगमन 16वीं या 17वीं सदी में हो चुका था, लेकिन जो प्रारंभ में 1601 में जब भारत में प्रवेश किया था, वहां से इनकी स्थापना कंपनी के रूप में, फिर धीरे धीरे साम्राज्य के रूप में रही। लेकिन अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद काबिज हो चुके। जो अगला जो युग होगा पूर्णतः वो कहलाएगा ब्रिटिश युग। और ब्रिटिश युग का समय कब से है दोस्तों? आप मानते हैं 1857 की क्रांति से लेकर 1947 ईस्वी तक। और ये वर्ष हर बच्चे की जुबान पर है कि 1947 में हमारे राष्ट्र नायकों के अथक प्रयासों के बावजूद भारत को सल्तनत काल से, मुगल वंश से और ब्रिटिश अधिकारियों से मुक्ति मिली थी। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। इसका मतलब यह है ब्रिटिश साम्राज्य का अंत 1947 में हो गया। 1947 से लेकर आज तक हम जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाए हुए हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वो कौन सा काल कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाता है स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत के अनुरूप हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बनी। इसी दौरान स्वतंत्रता के समय हमारे संविधान निर्मात्री लोगों ने संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान लिखा गया। और संविधान लिखने के बाद जो हमारा उस संविधान बना, लागू हुआ, उसके अनुसार हमारी क्या चल रही है? प्रशासनिक व्यवस्था काबिज है। भारत का वर्तमान प्रशासन संविधान के अनुसार लागू है। इसी दौर में देखें तो हमारा प्रशासनिक क्रम संविधान के अनुसार पहला आम चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में, और अंतिम जो चुनाव जिस सरकार है उस 1952 में पहली सरकार बनी नेहरू जी की सरकार। और वर्तमान में जो 2020 में आप काबिज हैं, इस समय आप श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये जो एरा है प्रशासनिक रूप से ये स्वतंत्र भारत कहलाता है। इनकी नीतियों के संबंध में आधुनिक इतिहास का भी क्रम आता है। इसी बीच आपके ब्रिटिश लोगों को, अधिकारियों को भगाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चला। महात्मा गांधी का योगदान, उनके समय की जो योजनाएं हैं वो सारे भी अध्ययन करते हैं। इससे पूर्व ब्रिटिश शासकों का भारत पर प्रभाव है वो पढ़ते हैं। इसी के बीच में यहाँ पर हमारे धार्मिक जो आंदोलन हुए, ये धार्मिक या सामाजिक सुधार हुए, जो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए योगदान का भी हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम इस सारणी के द्वारा, इस कालक्रम के द्वारा हम ये जाने हैं कि मानव के उद्भव से लेकर यहाँ से लेकर आज स्वतंत्र भारत तक का जो व्यवस्थित क्रम जो है वो क्या कहलाता है? भारतीय इतिहास का विकास क्रम। तो अब ये दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक भी यही है और उनको व्यवस्थित क्रम में अपने अभी जमा लिया है। उनका एक सामान्य समय हमने निर्धारित कर दिया है। दोस्तों, सफलता की सीढ़ी का एक आधार है। इस कालक्रम को समझे बिना हम इतिहास को अगर कितना भी रटें, कितना भी जाने, तो एक अंधेरे तालाब में छलांग लगाने के बराबर होगा।
उसका और छोर कोई पता नहीं है, कितनी गहराई में जाना है, किस दिशा में जाना है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये एक समुद्र में छलांग लगाने के बराबर। और इस कालक्रम को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा और आपका इतिहास बहुत सरल हो जाएगा, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। आज की क्लास में यही विश्राम देते हैं साथियों, धन्यवाद।